नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग G20 का सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें कई चीजें इसमें नई नई मिली। जो लीडर्स डिक्लेरेशन पत्र था, दिल्ली सम्मेलन का जो घोषणा पत्र था, उस पर सबकी सहमति बनी। उससे हमारे देश भारत को और अन्य देशों को, विश्व के अन्य देशों को इससे क्या मिला, तो आज का हमारा टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली से भारत और दुनिया को क्या मिला। आइए बात करते हैं एक सम्मेलन नई दिल्ली से भारत और दुनिया को क्या मिला। हम जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये 18वां G20 का शिखर सम्मेलन था। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। इसमें प्रथम दिन अर्थात 9 सितंबर को ही लीडर्स डिक्लेरेशन घोषणा पत्र जारी हो गया। इस पर सबकी सहमति बनी, सभी देशों की सहमति बनी और प्रधानमंत्री ने इसके एडाप्टेशन की, मतलब यह स्वीकार कर लिया गया है। जो हमारा घोषणा पत्र तैयार किया गया है लीडर्स डिक्लेरेशन, उसको स्वीकार होने की घोषणा की गई। उसके बाद G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। इस पर भी सभी देशों की सहमति बनी। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाकर उनका स्वागत किया और स्वागत के साथ साथ जैसे ही घोषणा हुई कि G20 का एक नया सदस्य अफ्रीकन यूनियन भी बना है, तो उस देश का झंडा उस देश के अध्यक्ष के सामने लगा दिया गया। अब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और चीजें बाकी आगे बढ़ने लगी। अब G20 जो हमारा ग्रुप है, उसमें अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से भारत को क्या फायदा होगा, भारत क्या अपनी मजबूती के साथ विश्व के नेता के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है या अपनी एक अलग छवि बना रहा है, इन सारे मुद्दों को एक एक करके आइए हम बात करते हैं। जो हमारा अफ्रीकन यूनियन है वो 55 देशों का संगठन है। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश जिसमें दुनिया के करीब 18% आबादी रहती है। विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, जमीनी क्षेत्रफल, वो 20% है और इसकी अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन से भी अधिक है। तो निश्चित तौर पर ये चीजें अगर मिलती है G20 को, तो एक G20 के जो संगठन है उसको भी मजबूती प्रदान होगी और भारत के लिए भी यह और विश्व के लिए भी यह एक अच्छा पहल है, अच्छा संयोग है। जानकार बता रहे हैं कि अफ्रीकन जो यूनियन के देशों के पास पोटेंशियल वोटर है, मतलब जो 55 देश हैं, 55 देशों के पास उनका ताकत है। चूंकि भारत और अफ्रीका जो अफ्रीकी देश हैं, उनकी कुछ चीजें निहित हैं कि देशों के पास पोटेंशियल वोटर है जिसे भारत अपने पक्ष में प्रयोग कर सकता है। G20 का सदस्य बनने के बाद महत्वपूर्ण फैसलों को ये प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई फैसला आता है जिसमें भारत और अफ्रीका यूनियन का साझा हित निहित होता है, तो वोट के माध्यम से हम अपनी मजबूती को और आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा बल दे सकते हैं और हम किसी भी फैसले को प्रभावित करने में सक्षम हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चीन को बनाया गया था। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चीन को बनाया गया था, उस समय AU ने ही चीन का पक्ष लिया था और चीन का साथ दिया था। तो भारत इसी को निहितार्थ रखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है, उसमें अगर भारत भी अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है, तो यह जो अफ्रीकन यूनियन होगा अस्थायी सदस्य बनने में भारत का सहयोग करेगा। ये भी एक जानकार बता रहे हैं कि ये भी कारण एक हो सकता है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का। भारत और अफ्रीकन यूनियन के कुछ साझा हित हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, स्थैतिक विकास आदि से भारत में मदद कर सकते हैं। भारत और अफ्रीकन यूनियन के भी कुछ साझा हित हैं। साझा हित मतलब आपका जलवायु परिवर्तन पर जो विकसित देश हैं वो कार्बन का उत्सर्जन कर लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है तो उससे केवल जो जलवायु का परिवर्तन होगा केवल अमेरिका ही प्रभावित होगा, या चीन जिस कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है तो उससे चीन ही प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है। उस कार्बन उत्सर्जन का प्रभाव विश्व के समस्त देशों पर पड़ेगा। तो इसीलिए भारत और जो अफ्रीकन यूनियन है उनके साझा हित में जलवायु परिवर्तन की बात होती है। स्थैतिक विकास एक टर्म आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए उन सब चीजों को संयोग कर रखे जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर सके। अफ्रीकन स्टडीज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और अफ्रीका इंडिया के एडिटर
सुरेश कुमार बताते हैं कि यह त्रिकोणीय समीकरण की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे भारत, जापान और अफ्रीका एक संघ है, काम कर रहे हैं, वैसे भारत, अमेरिका, अफ्रीकन संघ, भारत, सऊदी अरब, अफ्रीकन यूनियन जैसे ग्रुप आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। जैसे भारत अफ्रीकन यूनियन के साथ भी सहयोग करके एक साझा हित के लिए बात कर सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं। अब यह चीजें जो हैं वो चीन के लिए चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। जो भारत है स्वयं को ग्लोबल साउथ, भारत स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और चीन को चुनौती दे रहा है। ग्लोबल साउथ दक्षिणी देशों का संगठन है, अल्प विकसित या विकासशील देशों का संगठन है। चूंकि साउथ में, दक्षिण में, ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी देश आते हैं, लेकिन वो विकसित हैं, इसलिए वो ग्लोबल साउथ की संज्ञा में इसको समाहित नहीं किया जाता है। आमतौर पर भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। आमतौर पर भारत को, चीन को, ब्राजील को और अफ्रीका को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ये कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है, ये भौगोलिक विभाजन नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, लेकिन ये देश का हिस्सा नहीं है। आगे है, चीन के कर्ज में डूबे हैं, भारत वहां कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा है। भारत अफ्रीकी देशों में काम कर रहा है। जो चाइना है कई अफ्रीकन देशों को क्या दे दिया है, लोन दे दिया है, कर्ज दे दिया है, और उसी के बहाने वह अफ्रीका का नेता बन रहा है। वहां ऐसी बात नहीं है कि केवल चीन ही ये काम कर रहा है, वहां पे अमेरिका, तुर्की, इजराइल, इंडोनेशिया जैसे देश भी अफ्रीका में एक प्लेयर्स की भूमिका निभा रहे हैं। अफ्रीका को सालाना 100 बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन की आवश्यकता होती है। अब वैसे पूर्व में कई देश, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि काम कर रहे हैं। 10 सितंबर को इस सम्मेलन का तो वन फ्यूचर सेशन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का प्रश्न खड़ा हुआ। भारत ने यह कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसमें 51 सदस्य थे। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या बढ़कर 200 के आसपास हो गई है। उस समय भी अस्थायी सदस्यों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज है। तो भारत का कहना यह है कि अगर देश के सभी देशों को समावेशी रूप से विकसित करना है और बढ़ाना है तो उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना होगा। तो इसी को लेकर वन फ्यूचर सेशन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अस्थायी सदस्यता के प्रश्न को बहुत मजबूती से लेकर खड़ा हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध और सम्मेलन का घोषणा पत्र पर सहमति कायम करने में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की भूमिका रही। इसके पहले जितने G20 के सम्मेलन हुए थे उसमें G7 मतलब विकासशील देशों का जो संगठन था G7, उसी की आप देख रहे हैं, उसी की नेतागिरी चलती थी। लेकिन जो यह नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें सभी देशों की समान उपस्थिति रही, समान दर्जा रहा, और ऐसा नहीं था कि G7 के देश उसमें अपनी अलग एक छवि के रूप में उभरे, ऐसा कुछ नहीं था। अब के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। किन देशों के साथ किन मुद्दों पर वार्ता हुई, आइए उसको भी एक नजर डालते हैं। तो भारत की 15 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रश्न पूछ सकता है, भारत ने अमेरिका से 21 ड्रोन खरीदने की बात की थी, तो अमेरिका ने इस अनुरोध पत्र पर अपना आभार जताया। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता, आपसी व्यापार और निवेश में तेजी लाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई। कनाडा के साथ खालिस्तानी मुद्दे पर बात हुई। खालिस्तानी मुद्दा भारत के लिए बेहद ही खतरनाक मुद्दा है। भारत की एकता, अखंडता को ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। कनाडा में सम्मेलन होता रहता है। जस्टिन ट्रूडो आए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री, जिनसे भारतीय प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी मुद्दों पर गंभीर होकर बात की और उन्होंने कहा कि खालिस्तानी मुद्दों पर आपको गंभीर कदम उठाना पड़ेगा और ऐसे भारत विरोधी जो संगठन है उस पर अंकुश लगाना आपको पड़ेगा। बांग्लादेश से सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार, कनेक्टिविटी, जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा हुई। ब्रिटेन ने चीन के सामने जासूसी का मुद्दा उठाया। ब्रिटेन ने ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने चीन के जो सदस्य आए थे इसमें सम्मिलित होने जासूसी का मुद्दा अहम रूप से वो उठाए। मुख्य बातें 10 सितंबर को वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य से प्रारंभ नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन का जो आगाज हुआ था 9 सितंबर को, वो 10 सितंबर को अगले 14वें शिखर सम्मेलन की अगुवाई ब्राजीली राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा को सौंपी गई। 9 सितंबर को यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, 10 सितंबर को समाप्त हुआ। 10 सितंबर की समाप्ति पर जो
अगला शिखर सम्मेलन होगा ब्राजील में, उसके राष्ट्राध्यक्ष को भारत के प्रधानमंत्री ने अगुवाई सौंपी। यह रही बात हमारे G20 सम्मेलन नई दिल्ली से भारत और दुनिया को क्या मिला। आपने समझा एक एक बिंदुओं को। अगर आपको यह हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।